तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास चर्चा में। और अब हम देश की सीमाओं को लांघकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में किस लिए पहुंचेंगे? इसलिए पहुंचेंगे कि भाई पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार थम गया है, कल वोटिंग होनी है, 8 तारीख है। कल पाकिस्तान की जनता तथाकथित तौर पर फैसला लेने वाली है कि उसका भविष्य अगले 5 साल कौन संचालित करेगा, अगर वो सरकार 5 साल तक बची रह गई। खास बात यह है कि इस चुनाव के अंतर्गत 2 ही पार्टियों के बीच में मूलतः मुकाबला है। यूं तो पार्टियां तो बेतहाशा हैं, उम्मीदवार भी बेतहाशा हैं, पर कुल मिलाकर जो संयुक्त रूप से सरकार चला रहे थे, अर्थात बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ, इन दोनों के ही प्रत्याशी अधिकृत तौर पर मैदान में है। जो तीसरा किरदार था जिसका नाम है इमरान खान जेल में है। पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त है। तहरीक इंसाफ जो उनकी पार्टी है उस वह मैदान में नहीं है। उससे जुड़े हुए तमाम नेता निर्दलीय हैसियत में चुनाव लड़ रहे हैं, डरते डराते हुए अपना प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के माध्यम से कुछ वोट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं इसका पता भी जल्द चलेगा। पर कुल मिलाकर वहां के हालात क्या हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में उजमा कारदार जी हैं जो नेता हैं, पाकिस्तान लीग की पूर्व मंत्री हैं, पीटीआई से ताल्लुक रखती थी। शहजाद अनवर फारूकी साहब हैं, जब भी ऐसे मसले होते हैं फारूकी साहब हमें वहां की वस्तुस्थिति बताने के लिए मौजूद रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां के। और साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत फारूकी साहब से ही करते हैं और फारूकी साहब आपसे ही जानना चाहते हैं, कल चुनाव है, चुनाव को लेकर आप स्वयं कितने उत्साहित हैं, कितनी उम्मीदों के साथ हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि मेरा इस हवाले से पुरजोश होना और इस हवाले से ये ख्याल करना कि कल का दिन बड़ा अहम है वो अपनी जगह पे है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उसकी वजह से बहुत निराशा भी है। कुछ हमें लगता ये है कि शायद लोग अपनी उमंगों का इजहार नहीं कर पाएंगे जिस तरह से होना चाहिए। अब मसला ये है कि 8 फरवरी का दिन मुतय्यन किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन रखे थे उनके हवाले से तो ही निकल आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की उन्होंने फिर फैसला किया और उन्होंने 8 फरवरी की डेट जो है वो प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन के जरिए उन्होंने फाइनल कर जी। तो अब कल का दिन है, लेकिन मामला ये है कि जोर लग रहा है हर तरफ से और का सामना है। अच्छा, गुजारिश ये है कि अब कल का दिन बड़ा अहम है बतौर कौम। मैं समझता हूँ कि कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन जो हैं वो बहुत अहमियत के अमल हुआ करते हैं, जो कि यही वो एक दिन हुआ करता है जब 24-25 करोड़ लोग निकल के अपनी किस्मतों का फैसला अपने हाथ से करेंगे। लेकिन कल जो टर्न आउट है उसके हवाले से लोगों को खदशात हैं कि शायद लोगों को उस तरह से शायद वोट पोल करने के लिए बाज़ मखसूस इलाकों में, उन हल्कों में जहाँ ये समझा जाता है कि शायद पीटीआई जो है उनका जोर है, तो वहां पे पोलिंग स्लो रखी जाएगी और लोगों को लाइनों में रख के या ना किया जाएगा। अभी लाहौर के हवाले से मुझे किसी ने बताया कि वहां पे कुछ इलाकों में खुदाई शुरू कर दी गई है। तो ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब मामला तो फिर अवाम के हाथ में है कि वो किस तरह से इन तमाम दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करते हुए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट पोल करने में किस तरह से कामयाब होते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, पाकिस्तान गजब का मुल्क है। कई नेताओं के संदर्भ में हम मानते हैं कि जमीन के अंदर 50 गज नीचे गाड़ दिए गए हैं, पर 2-5 साल बाद ही देखते हैं कि वो बरगद की तरह ऊपर दिखाई दे जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब हैं, बेदखल कर दिए गए थे, फिर से प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सवाल मेरा इस संदर्भ में है कि इमरान खान का कोई भविष्य बचा है या हो गया? इमरान खान का काम तो तसल्ली से लग गया। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए जैसे आपने खुद कहा और पाकिस्तान के हवाले से मेरा मानना यह है कि अनफॉर्चुनेटली एक बात जिसका बार बार जिक्र किया जाता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जी। तो इसलिए आप किसी भी इम्कान को टोटली रूल आउट नहीं कर सकते। हर दफा यही तासर देने की कोशिश की जाती है। जैसे आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ जब गए तो वो कहा गया कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद गई तो उनके मुतालिक भी यही कहा गया कि वो चली गई हैं और बस अब पाकिस्तान की सियासत में इनका कोई रोल नहीं है। और उस वक्त भी नए चेहरे मुतारिफ करवाए गए, लेकिन जिन लोगों को पब्लिक सपोर्ट करती है और मुंतखब करती है उनको पब्लिक सपोर्ट के बगैर निकालना नामुमकिन है, चूंकि उनको आप लोगों के दिलों से निकालेंगे। अब आपको भले मियां नवाज शरीफ का अंदाजे सियासत पसंद हो या ना हो, या आपको पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की बातें अच्छी ना लगती हों, लेकिन अगर लोग उनको मानते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। इसी तरह जो
लोग इस हवाले से इमरान खान के साथ हैं, तो इमरान खान के हवाले से जिन लोगों ने समर्थन देना है उसका भी एहतराम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लग नहीं रहा ऐसा, लेकिन कल का जो फैसला है मेरे हिसाब से बड़ी कोई खुशकिस्मत सियासी जमात होगी जो 80 से जायद सियासी जो इंतखाबी सीटें हैं वो जीत पाएगी, क्योंकि 266 टोटल हैं वो सीटें जिन पे इंतखाब होना है जी। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि 100 से ज्यादा सीटें लेंगे, पीपल्स पार्टी भी 100 क्रॉस करने का दावा कर रही है, मुस्लिम लीग नून तो 120 से ऊपर की बात करती है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये इतनी आसान बात नहीं होगी। इन सारी चीजों के बावजूद जो भी जमात 80 के लगभग सीटें लेगी वो बहुत खुशकिस्मत भी होगी और उसके लिए बड़ी मेहनत लगेगी। वो खुशकिस्मत होगी। 80 का मतलब ये है तकरीबन 25% कुल सीटों का, इसके भी लाले पड़े हुए हैं। पर मैं मेरे साथ में उजमा कारदार जी हैं। उजमा जी, आपसे जानना चाहता हूं, जो कल चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या कुल मिलाकर दिखाया जा रहा है कि चुनाव हो रहा है, बाकी तो सब सेट हो रखा है कि क्या होना है? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। कल बहुत एक इम्पोर्टेंट दिन है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त आपको पता है कि इलेक्शन की कैंपेन में मसरूफ थी और बड़े बड़े जलसे, रैलीज और कॉर्नर मीटिंग्स और ये पूरा गहमा गहमी आपने देखी होगी। पिछले 3 हफ्तों से यही सिचुएशन है। हम बहुत पुरुम्मीद हैं क्योंकि हम एक जमहूरी अमल से गुजर रहे हैं, हम एक जमहूरी सिस्टम को फॉलो करते हैं और ये कोई दिखावे की तो इलेक्शन नहीं है। ये वो इलेक्शन है जिसमें अवाम ने मैंडेट देना है अपने नुमाइंदों को, और वो भले से किसी भी अगर पार्टी से होंगे, जिसको अवाम वोट डालेगी वो अब अगली हुकूमत बनाएंगे। पर उजमा जी, जिसको सबसे मजबूत माना जा रहा था उसको तो मैदान से ही बाहर कर दिया। तहरीके इंसाफ और इमरान खान दोनों ही इस चुनाव से बाहर हैं, उनको बाहर करके माना जाए कि चुनाव निष्पक्ष है? देखिए, बात सारी ये है कि जहां तक इमरान खान की जात का ताल्लुक है तो उनके ऊपर 4 ओपन एंड शट केसेस थे जिनमें फर्दे जुर्म आयद हुई है, तो वो तो अब ये भुगतेंगे जो उन्होंने किया। जहां तक उनकी जमात का ताल्लुक है तो उनको इसलिए निशान नहीं मिल सका क्योंकि उन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया था, जिसकी वजह से रेगुलेट जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने सारी पार्टीज को रेगुलेट करना होता है, तो ये जरूरी थी, जिसकी वजह से उनको निशान नहीं मिला। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो वो पीटीआई का दावा है कि सबसे ज्यादा सीटों पे जो कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट जो कि अब आ रहे हैं उनके, वो सबसे ज्यादा पीटीआई के आ रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम तो कोई नहीं होनी चाहिए। उनकी रैलीज भी चल रही हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी वो बहुत एक्टिव हैं, तो वो तो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें तो लोग बेतहाशा आके वोट डालेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो पता नहीं ये रोना धोना क्यों इन्होंने डाला हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल है, इलेक्शन में है, कल पूरा अपना जोर आजमाई करें। अगर वो अपने वोटर्स को निकाल पाएंगे तो ठीक है, फिर जितनी सीटें उनको मिलेंगी उनको भी मिलेंगी, तो ये ना आप समझेंगे वो रेस से बाहर है। लेकिन एक मैं आपको बात बताती चलूं कि इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म जो पार्टी है पाकिस्तान की वो मुस्लिम लीग नून है, और आपने देख लिया कि रोज उनके जो जलसे हैं, एक से दूसरा जलसा उससे भी बड़ा होता है। पूरी जो उनकी जो अवाम है वो पजीराई कर रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रही है। और मैं तो हैरान हूँ, 35 साल से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जब उनसे पूछे कि आप क्यों जुड़े हुए हैं तो कहते हैं जी वो हमारी खिदमत करते थे, उन्होंने हमारे बच्चों को स्कूल दिए, उन्होंने हमें अस्पताल दिए, उनके जमाने में महंगाई नहीं थी, उनके जमाने में बिजली भी हमें मिलती थी। तो ये वो बातें हैं जिनकी वजह से मेरे ख्याल पर उजमा जी ये बताइए ना कि नवाज शरीफ साहब इतना सब कुछ अच्छा करते हैं तो अभी फारूकी साहब जैसा जहीन पत्रकार किसी भी राजनीतिक दल को 100 सीटों तक पहुंचता हुआ भी क्यों नहीं देख पा रहा है? इस पर क्या कहेंगे? इतना पाकिस्तान की जनता अपने नेताओं से और राजनीतिक दलों से निराश क्यों है? मेरे ख्याल में ये फिर शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं या टीवी नहीं देखते हैं। आप देख लें, हमारा तो रोज कोई ना कोई एक जलसा हो रहा है और उसमें लाखों लोग आप। अरे भाई, जलसे तो उजमा जी हमने इमरान खान के भी देखे थे जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे। कसम से ऐसी भीड़ हमने कहीं नहीं देखी थी, और ऐसी हार भी किसी और नेता की हमने नहीं देखी थी। तो जलसे कहां जीत की गारंटी होते हैं? आपको याद होगा ना, देखें आप 2018 देखें, 2018 में मुस्लिम लीग नून के जितने भी कैंडिडेट्स थे
उनके ऊपर इतना प्रेशर था, वो टिकटें उनसे वापस करवाई जा रही थी, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के फेंक दिया, आरटीएस बंद हो गया। उसके बावजूद पंजाब असेंबली में 129 सीट्स उनकी आई थी और पीटीआई की 126 सीट्स थी। ये उन हालात में भी मुस्लिम लीग की सीटें ज्यादा थी। तो अब तो जब मियां नवाज शरीफ वापस आ गए हैं और एक हवा चल पड़ी है, लोग हवा देखते हैं कि कौन पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, फिर लोग जो न्यूट्रल वोट होता है वो भी फिर उनके साथ चल पड़ते हैं, फिर लोग उनके साथ चल पड़ते हैं। तो उजमा जी बहुत आश्वस्त हैं, पर ब्रह्मदीप अलूने जी जो भारत में रहते हुए पूरी दुनिया पर निगाह रखते हैं, उनकी निगाह क्या देख पा रही जानने में हमारी दिलचस्पी है। जनता किसके साथ है पाकिस्तान में यही मायने नहीं रखता ब्रह्मदीप जी। अतीत का अनुभव यह कहता है कि सेना किसके साथ है उसके अनुसार भी जनता का जनादेश प्रस्तुत कर दिया जाता है। 2018 में इमरान खान की जीत के संदर्भ में यह आरोप लगते हैं कि सेना ने दरअसल ये जीत दिला दी थी। तो 2024 के आम चुनाव के संदर्भ में सेना का संदेश किसकी ओर जा रहा है? बिलावल भुट्टो की ओर, नवाज शरीफ की ओर, या किसी और की ओर? हिमांशु जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पसंदीदा शो में बहुत दिनों बाद मौका दिया। इसकी मुझे आपसे शिकायत भी है जी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे लोगों के बीच बैठा हूँ। देखिए, एक भारत में की जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है जी, उसमें मैंने सुना है कि जो इस्लाम है वो समानता की बात करता है जी, लेकिन दुनिया का पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो इस्लामिक सामंतवाद का संदेश देता है। हमारे देश में पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे बहुत उठते रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने इस ओर ध्यान भी दिया है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत में तो राष्ट्रपति भी हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज भी हुए हैं, हमारे सैन्य अधिकारी भी हुए हैं, बहुत सारे पसमानदा मुसलमान बने। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास ये कहता है कि वहां पर सामंतवादी ताकतें इस प्रकार से हावी है कि वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वहां लोकतंत्र स्थापित हो गया तो फिर वो जो सेना और जो सामंतवादी ताकतें, जुल्फिकार अली भुट्टो से ले ले, आप नवाज शरीफ से ले ले या आप इमरान खान से ले ले, ये अपने अपने इलाकों के इतने बड़े बड़े लोग हैं कि सिर्फ यही नेतृत्व करना चाहते हैं और यही नेतृत्व पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। बहुत दिलचस्प सवाल पूछा था आपने कि अचानक आप कब्र से खोद के ऊपर कैसे नेताओं को ले आते हैं। तो इनके पास कोई विकल्प भी नहीं होता, कब्र से खोद के बार बार लोगों को बाहर ले आते। और यही कारण है कि जब तक आप लोगों को देखिए, देश में जो निष्पक्ष चुनाव होते हैं उसकी कुछ मान्यताएं होती है। लोकतंत्र स्थापित करना, आप निष्पक्ष चुनाव कीजिए, आप उम्मीदवारों को में पारदर्शिता रखिए, आप नियमों में पारदर्शिता रखिए, आप नागरिक अधिकारों का सम्मान कीजिए, आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हालात ये है कि नवाज शरीफ आधी रात को एयरपोर्ट पे उतरते हैं और उनके सारे मुकदमे माफ हो जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है और वो शख्स जिसको देश से बेदखल करने की बात कर दी गई हो वो अचानक अवतरित होता है, वो देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी जो मजबूरी वो यह है, यह जो देश है वो सेना नियंत्रित लोकतंत्र का संचालन करता है और यह सेना की मजबूरी भी है, क्योंकि यदि लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में जो छोटे मोटे मुसलमान है वो चुन के आने लग गए तो देश खुशहाल हो जाएगा। और फिर भारत जैसे देशों से अच्छे संबंध हो गए तो समझ लीजिए कि जो आम जनता है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन आम जनता बेहतर कैसे हो? यदि आम जनता बेहतर होगी तो जो सैन्य अधिकारी है या जो सैन्य जो यहाँ के सामंतवादी लोग हैं जिनके व्यापार अमेरिका से चलते हैं, जिनके व्यापार मध्य पूर्व से चलते हैं, यदि भारत से सामान का आदान प्रदान होने लगा तो फिर उन लोगों की पूछ परख नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर इस देश में हिमांशु जी, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। भारत में बाकायदा नौकरियों में पारदर्शिता से लोगों को चुना जाने लगा, उनकी विचारधारा पर नहीं चुना जाने लगा। उसके बाद यहाँ पर भूदान आंदोलन जैसी चीजें हुई। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जमीन जो है अभी भी सामंतवादियों के कब्जे में है। पाकिस्तान में जो लोग बड़े बड़े पदों पर जाते हैं वो लोग पंजाबी जाते हैं या पठान या सैयद जाते हैं। क्या कारण है कि पाकिस्तान का टुकड़ा बांग्लादेश बना? तो इस देश की जो इसकी शुरुआत हुई थी वो सामंतवाद से हुई थी। आपने हालात पर काफी कुछ बता दिया ब्रह्मदीप जी, लेकिन मेरा सवाल था इस बार जो चुनाव है, उस चुनाव में सेना किसके साथ है? नवाज शरीफ के साथ है, बिलावल भुट्टो के साथ है, या किसी और के साथ है? अभी तक आपको इसका उत्तर मिला नहीं, इसलिए आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, या कोई और पहेली है?
हिमांशु जी, सेना निश्चित तौर पर नवाज शरीफ के साथ होगी, क्योंकि सेना को हथियार भी चाहिए, सेना को अपने देश पे जो ठीक तरीके से बिजनेस चलता रहे वो भी चाहिए, सेना को यह भी चाहिए कि चीन जो है, चीन के खिलाफ जो आवाज देश में उठने लगी, चीन को भी शांत करना है। तो ऐसे हालातों में सबसे जो बेस्ट आदमी है या जो बेस्ट नेतृत्व हो सकता है वो नवाज शरीफ हो सकता है, क्योंकि हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि नवाज शरीफ को बेनजीर भुट्टो के खिलाफ सेना ने ही खड़ा किया था। और देखिए समय वापस लौट कर आता है 2018 में इमरान खान जो सेना का चेहरा थे, जो बुथ पे सेना ने कब्जा करके जिन इमरान खान के पक्ष में और पीपीपी के लीडर्स को, मुस्लिम लीग के लीडर्स को जेल में डाला था, इमरान खान को देश का प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन जैसे इमरान खान ने सेना के विरोध में आवाज बुलंद की, उनको बेदखल कर दिया गया। आने वाले समय में नवाज शरीफ जो है वो देश का नेतृत्व करेंगे, नवाज शरीफ नेतृत्व करेंगे। नतीजे पे हैं ब्रह्मदीप अलूने जी। मैं वापस आना चाहता हूं फारूकी साहब के पास। फारूकी साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है, ये सेना तय किस आधार पर करती है कि किसका साथ देना आपकी बार? ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। जिनका साथ देती है बाद में उन्हीं को उखाड़ फेंकती है, फिर उन्हीं का साथ देने लगती है। ऐसा कमाल कैसे होता है? अच्छा देखिए, ये एक किताबी बहस है मेरे, चूंकि सेना जो तय करती है वो इस हिसाब से तय करती है कि कोई ऐसा मजबूत आदमी में ना आने पाए जो अपनी मन मर्जी को चलाने की कोशिश करे जी। तो उनको एक ऐसा वीक आदमी चाहिए होता है बुनियादी तौर पे, जिसकी शख्सी कमजोरियां भी हों, जिसमें और मसाइल भी हों, लेकिन वो अवाम में उसकी कुछ ना कुछ पजीराई हो ताकि वो अवामी फेस बन के सामने रह सके। ये आप कह लीजिए कि एक तरह से वो प्रॉक्सी होती है। इमरान खान के बारे में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो जब तक वो कठपुतली रहे, फ्रंट पे रहे, चेहरा बने रहे, जिस दिन उन्होंने वजीर आजम बनने की कोशिश की उसके 4 महीने बाद उनको उठा के बाहर फेंका। मियां नवाज शरीफ जब तक आईजीआई के सरबराह थे या उनको फौज की बैक हासिल थी, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें सिंपल सी कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के आने की सूरत में मुझे एक अच्छी सूरत जो नजर आती है कि भारत के साथ चूंकि वो नॉर्मलाइजेशन के कायल है, अभी जो भाई मेरे अभी यहाँ पे एक आर्गूमेंट दे रहे थे उसमें एक बुनियादी फ्लॉ है। मियां नवाज शरीफ अगर आएंगे तो वो भारत के साथ बेहतर तल्लकात के लिए आएंगे जी। और अगर तल्लकात बेहतर होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो दबाव इस वक्त मुल्की वसाइल पर है, फौज के हवाले से, जंग के हवाले से, किसी मुमकिन जंग के हवाले से, वो जरा प्रेशर कम होगा और वो पैसे हम अवाम पर लगा पाएंगे। मुझे इस सारे खेल में जो अच्छी बात समझ आती है वो यही है, इसका प्लस पॉइंट यही है कि अगर मियां नवाज शरीफ आएंगे तो भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन होगी और उसके नतीजे में एक बात और जानने में आपसे दिलचस्पी है, ये बिलावल भुट्टो क्या जनता को बहुत पसंद नहीं आते क्या? इतनी बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं, जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। क्या है बिलावल भुट्टो की स्थिति एट लार्ज में? तो वो काबिल कबूल अमूमन नहीं हुआ करता। वो हमारे एक दोस्त हैं सोहेल बड़ाई साहब, वो कहते हैं कि सिर्फ मकबूलियत जरूरी नहीं होती इक़्तिदार में आने के लिए, कबूलियत भी जरूरी होती है। और मियां नवाज शरीफ को इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कबूलियत हासिल है, तो उनका आना जो है वो तकरीबन तय लग रहा है। मेरा एक सवाल था जो बीच में अधूरा रह गया, ये बिलावल भुट्टो के साथ में क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी है बिलावल भुट्टो, उन पर भरोसा क्यों नहीं बन रहा अवाम का? देखिए, इसमें हमारे यहाँ एक थ्योरी है मेरी, इसमें एक थीसिस है मेरा, मैं उस पर गुजारिश करता हूँ जी कि बाय द टाइम देखिए कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो उसको मशरकी पाकिस्तान में एक वसी और अरीज किस्म की हमायत हासिल थी, जिसके नतीजे में उनको मुल्क टूट गया 71 में और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। वो कबूलियत फिर उनको दोबारा नहीं मिली और रफ्ता रफ्ता कोशिश करके, हालांकि बेनजीर के जमाने तक एक नारा लगा करता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, और वो चारों सूबों में यकसा मकबूल थी। लेकिन बाय द टाइम जमात को सुकेड़ के सिंध के अंदर धकेला गया और ये कहा गया कि ये सिंध की जमात रह गई है। इसी तरह से जब मियां नवाज शरीफ का अरूज था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने अरूज में थी, तो उस वक्त उसका भी इन रूट जो था वो चारों सूबों में था और मियां नवाज शरीफ बिला शिरकत गैरे लोगों की हमायत को इंजॉय किया करते थे। लेकिन बाय डिजाइन ये मैं समझता हूं कि ये एक डिजाइन है जिसके तहत रफ्ता रफ्ता उनको पंजाब तक महदूद कर दिया गया। इसी तरह इमरान खान जब आए तो वो चारों सूबों में और इस वक्त भी वो
चारों सूबों में यकसा मकबूल हैं। लेकिन मुझे लगता यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात धकेल धुकूल के उनको खैबर पख्तूनख्वा का एक सूबाई पार्टी बना देंगे। तो ये मेरा ख्याल है बाय डिजाइन एक डिस्करेज किया जाता है एक किसी ऐसी जमात को जो कि चारों सूबों में यकसा मकबूलियत रखती हो। बस इस तरह से है कि आपको सिंध मिल गया, आपको पंजाब मिल गया, खैबर पख्तूनख्वा इनको मिल गया, बलूचिस्तान में पहले वैसे ही जो है वो वडेरा शाही है। तो उस लिहाज से बड़ी जो वजीर आजम की सीट है वो बारी बारी कभी उसको दे दी कभी इसको दे दी, जिसकी तरफ नजरे तो मिला के जागीरदार के रूप में तब्दील कर दिया है। देश का नेता कोई नहीं रह पा रहा, इलाके का नेता हो जा रहा है। मैं आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूं वापस उजमा जी आपके पास में, और जानना ये चाहता हूं कि इस बार नवाज शरीफ क्या रहेंगे? औजार रहेंगे सेना के या वजीर आजम रहेंगे पाकिस्तान के? क्योंकि बता रहे हैं सारे लोग जब तक औजार रहते हैं तब तक ही सलामत रहते हैं। जैसे ही औजार खुद में अपने आप में हथियार चलाने वाला बनने लगता है, हथियार को उसकी हैसियत बता दी जाती है। देखिए बात सारी ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पार्टी जब हमारी हुकूमत बनाएगी, इंशाल्लाह कल आप रिजल्ट देख लेंगे, तो फिर पार्टी ने तो ये डिसाइड किया है कि वजीर आजम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, और उसके बाद फिर उनकी सवाबदीद है कि वो कंटिन्यू करते हैं या किसी और को हैंड ओवर करते हैं। तो ये अब वक्त आपको बताएगा। मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ, जो ये सारी आपके मेहमानों ने बातें की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए बात सारी ये है कि पिछले 15 साल से बल्कि अब उससे 18 साल 19 साल से हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमतें रही हैं। हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको बार बार कहा जाता है कि जी वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल नहीं करते हैं, वो एपॉलिटिकल है, वो न्यूट्रल है। और बारहा उन्होंने कहा है कि जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी, जो भी हुकूमत अवाम का मैंडेट लेके आएगी, हम उसके पीछे खड़े हैं। अब अगर एक जमहूरी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती है और लोग जो है वो मुश्किलात का सामना करते हैं, या पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे जो है मुश्किलात या कमजोरी महसूस करता है, तो फिर लामहाला आपको देखना पड़ता है कि क्या इश्यू हो गया है, कि क्यों ये मसले आ रहे हैं। अब आखिरी जो ये हुकूमत गई है इमरान खान की, वो कोई हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं गिराई, वो एक आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और चूंकि वो मेजॉरिटी खो बैठे तो इसलिए उनकी हुकूमत चली गई। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा आईन इजाजत देता है कि आप अगर नंबर पूरे नहीं कर सकते हैं, अगर आपके लोग आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर आप ऑपोजिशन में बैठे। सिर्फ इतना सा मामला था। और फिर इतना सा मामला था नहीं ना उजमा जी, हम तो कल्पना ही नहीं कर पाए कभी कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साथ बैठ सकते हैं। तो क्या इमरान खान की शख्सियत थी कि दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर इमरान को हटाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर जाके ये माना गया कि ये जो एक दूसरे के कंधे पर हाथ है, वो हाथ सेना ने रखवाया है, इसलिए साथ है। तो ऐसा दृष्टिकोण है, हो सकता है गलत हो। देखें बात सारी ये है कि जब आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो जितने भी पार्टीज आती हैं वो मैंडेट लेके अवाम का आती हैं। तो आप पे जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसका फर्ज बनता है कि उस मैंडेट की इज्जत करे। इमरान खान का सबसे बड़ा फेलियर ये था। उस इमरान खान ने कहा कि मैं ना किसी से बात करूंगा, सब चोर डाकू हैं, ना मैं किसी से हाथ मिलाऊंगा, मैं बिल्कुल किसी से कांटेक्ट नहीं रखूंगा, इसीलिए वो फेल हो गए। मेरे ख्याल में अगर ये सब इकट्ठे मिलके चलें और इनका फोकस अवाम के इश्यूज पे हो, इनका फोकस मईशत की बहाली पे हो, तो फिर बेहतरी आएगी, अवाम के लिए भी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान भी ज्यादा। तो मेरा एक आखिरी सवाल है उजमा जी, अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ की पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, तो क्या बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, या इमरान खान की पार्टी से निर्दलीय तौर पर जो लड़ रहे हैं उनको साथ में लेकर सरकार बनाएंगे? देखिए बिलावल भुट्टो जो है, उन्होंने जब ये पिछली हुकूमत में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आप हमारे पीएम ज्यादा लगते हैं और बाकियों के कम लगते हैं तो वो तो उनके साथ बड़े एक अच्छे तरीके से 16 महीने गुजारे। अब इलेक्शन कैंपेन में हर पार्टी का नारा होता है अलहदा, हर पार्टी चाह रही होती है कि उनको वोट मिले, हर पार्टी चाह रही होती है कि उनको सीटें मिले, तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाती है
उसके बाद डायनामिक्स और हो जाते हैं। फिर आपने देखना होता है कि हुकूमत किसने बनानी है, ऑपोजिशन में किसने बैठना है। तो जिसके पास नंबर हो जाएंगे, जो कि हम समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपनी भी सीटें होंगी, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग एमक्यूएम के साथ भी है, बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ भी है, जेयूआई के साथ भी है, आईपीपी के साथ भी है। तो मिलके इंशाल्लाह हम सारी ये हुकूमत बनाएंगे जिसमें सारे ऑन बोर्ड होंगे, सब इकट्ठे बैठेंगे, सर जोड़ेंगे, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की की राह पे जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के नतीजे पे पहुंचे तो समझ में आता है कि जनादेश केवल जनादेश के रूप में नहीं आएगा, नई सरकार भी अस्तित्व में आ ही जाएगी। और ये सरकार अस्तित्व में इसलिए आ जाएगी कि इमरान खान नाम की शख्सियत का खौफ इतना ज्यादा है कि जो एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए पूरी शिद्दत से तैयार है, भले चुनाव के दौरान बयानबाजी कुछ भी कर रहे हो। पर महत्वपूर्ण बात इससे इतर यह है कि जो भी सरकार आएगी वह खुद के लिए काम करेगी या अवाम के लिए काम करेगी। पाकिस्तान के संदर्भ में शिकायत वहां की सरकार के संदर्भ में यही रही है कि सरकारों ने स्वयं को बनाए रखने में ज्यादा दिलचस्पी ली, बजाय इसके वहां की जनता की बेहतरी करने के। क्या ये हालात बदलेंगे? सवाल महत्वपूर्ण है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। पाकिस्तान की जमहूरियत को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि एक काफिला वालों तुम इतना भी नहीं समझे, कि एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। तरन्नुम कानपुरी ने जो ये बात कही है पाकिस्तान के लोकतंत्र के संदर्भ में बेहद मुफीद है। क्या ये हालात बदलेंगे? सवाल है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन समय आपसे याद लेगा तो मुझे दी याद।